हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए इंटर जैन 26 एग्जाम्स के लिए आपका रिविजनरी टेस्ट पेपर बेटे। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि एग्जाम से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आते हैं और हर अटेम्प्ट में हम इनको भी कवर करते हैं। आरटीपी में 20 क्वेश्चन होते हैं, सेम फॉर्मेट है इनका। और एमटीपी आपका फाइनल एग्जाम्स के हिसाब से आता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो आज के इस वीडियो में हम आरटीपी पे चर्चा करेंगे और अगले 2 वीडियोस में आपको एमटीपी 1 एमटीपी 2 कवर करके दूंगा। अब इसको शुरू करने से पहले इस आरटीपी में बेटे मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, इस आरटीपी में इन्होंने कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा। कंसोलिडेशन नहीं है इसमें, एमैल्गमेशन नहीं है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं है, कंपनी फाइनल अकाउंट भी नहीं है, ब्रांच अकाउंट भी नहीं है, बायबैक भी नहीं है। एक भी बड़ा क्वेश्चन विद बैलेंस शीट है ही नहीं। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, ये पूरी की पूरी आरटीपी इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड बनाई है। सारे क्वेश्चन एएस के हैं और अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में से मुझे 4 या 5 आपके साथ डिस्कस करने हैं, बाकी सब पुराने हैं। क्लास बुक से क्वेश्चन उठाए हैं इन्होंने। मैं आपको क्लास बुक के क्वेश्चन की रेफरेंस दे दूंगा कि ये क्वेश्चन क्लास बुक में यहां से पढ़ लो। तो जो क्वेश्चन क्लास बुक से है बेटे, उस पर दोबारा मत्था मारने का तो सेंस ही नहीं बनता। अगर आपने क्लास के मॉड्यूल ढंग से किए हैं तो आरटीपी के रिपीट क्वेश्चंस को पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। जो क्वेश्चन नए हैं उस पर हम देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नए हैं, अब आप सोचेंगे सर क्या इसमें कुछ नया है? नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सब आपको आते हैं। वो डिट्टो क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया तो मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूं। जहां डिट्टो क्वेश्चन है वहां क्लास बुक की रेफरेंस दे दिया। तो मैं इस आरटीपी पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूं। और इस आरटीपी में ये स्टार्टिंग में कुछ अमेंडमेंट से लिखे हुए हैं। ये अमेंडमेंट्स लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अमेंडमेंट्स हैं। ये आपको रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पहले के आरटीपीज में डिस्कस किए हुए हैं। हम खड़े हैं दिसंबर 2025 में और ये हमें अमेंडमेंट बता रहा है 2024 की। तो ये सेम कंटेंट आपको पहले वाले आरटीपीज में भी मिल जाएगा और मेरा पढ़ाया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन में जो चेंजेस आए थे। तो एमएसएमई और नॉन कंपनी वो सारी चीजें बताई हुई हैं आपको। मैं इस पे दोबारा डिस्कशन नहीं करना चाहता। जिन बच्चों ने क्लासेस पहले खरीदी हैं उन्होंने पहले वाले आरटीपीज में इसको कवर किया होगा, उनको बताया हुआ है। और मैंने एक सेपरेट लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम पे कि भैया ये अमेंडमेंट है, ये आप रेफर कर लो। और जिन बच्चों ने क्लासेस अभी रिसेंटली खरीदी है, इस अटेम्प्ट के लिए खरीदी होंगी, उनके पास अपडेटेड लेक्चर गए होंगे। तो पुराने बच्चों को टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ लिंक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेशन में अमेंडमेंट आई थी कि एमएसएमई का क्या क्लासिफिकेशन है, उसकी डेफिनेशन चेंज हुई थी। मुझे कुछ नहीं बताना इसमें से, मुझे सीधा किस में जाना है, मुझे जाना है क्वेश्चंस में। और इस वीडियो का लिंक हम यूट्यूब पे भी देंगे, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देंगे। अगर आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं हमारा, वेबसाइट के एलएमएस सेक्शन में भी डालेंगे, वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा। हर तरीके से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसको जैसे मैसेज मिले आप रेफर कर सकते हो। तो मैं बेटे इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ये जो अमेंडमेंट्स है ये तो रीप्रिंट है, कुछ नया नहीं है। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, पार्ट 1 है इसका और ये एमसीक्यूज हैं आपके। और ये जो केस स्टडी इन्होंने बनाई है, ये केस स्टडी इन्होंने बनाई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट पे। हंसना मना है, मुस्कुराना भी मना है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ते ही इनके जो एमसीक्यू पढ़ोगे आप हंसने, यार ये कोई क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बताओ। मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, मेरे को समझाना भी नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल है ये। आओ जरा शुरू करते हैं, क्या कहते हैं। कोई कंपनी है जी, गैसेस लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग
a 2000 kilometers long gas pipeline for distribution of gases। और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्वालिफाइंग एसेट है एज पर AS 16। अब सर 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछानी है, टाइम तो लगेगा ही, टाइम लगेगा तो क्वालिफाइंग एसेट है। फॉर दिस पर्पज इट बोरोड फंड्स फॉर 700 lakhs at subsidized rates and has to pay annual interest of 70 lakh rupees। पहले बताओ बोरोड फंड्स कितने हैं? बोरोड फंड है सर 700 lakhs के, 7 करोड़ के तो हुए, और इस पे इंटरेस्ट कितना देना आपने? 70 lakhs। तो दिक्कत क्या है? ये जो 70 लाख रुपए हैं आप कैपिटलाइज कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 तो कहता ही है कि अगर आपका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट के लिए है आप कैपिटलाइज कर लो। लोन हैज बीन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस पाइपलाइन एंड गैस पाइपलाइन इज टेकिंग टाइम। मुझे जरा आगे पढ़ने तो क्या कहते हैं क्वेश्चन। द कंपनी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड द अनयूज्ड फंड्स एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ 7 lakhs एनुअली। पैसा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, 7 करोड़ का लोन उठा लिया, पैसा यूज नहीं हुआ, इन्होंने कोई FD करा दी, वहां से कोई टेम्परेरी इनकम आ गई। क्लास में बताया हुआ है कि बोरिंग कॉस्ट माइनस इनकम, जो नेट बोरिंग कॉस्ट आएगी इसको आपने कैपिटलाइज करना है। तो अगर 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 7 लाख रुपए की इनकम है, तो आपकी नेट बोरिंग कॉस्ट बनती है 63 लाख रुपीज की। तो नेट बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर लेंगे। ये कोई मुश्किल काम है? बताओ, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। कोई WACR नहीं निकालना, कोई टाइम फैक्टर नहीं लगाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्लास में तो हमने किस लेवल के क्वेश्चंस किए हुए। अच्छा, फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है जी। हमें क्वेश्चन आगे कहता है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी यूज्ड ऑल फंड्स। ध्यान से पढ़ना, अगले साल नेक्स्ट ईयर कंपनी ने सारा पैसा यूज कर लिया है। अगर कंपनी ने सारा पैसा यूज कर लिया है तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। यानी जो 7 लाख रुपए की इनकम है आपकी वो फर्स्ट ईयर में ही आएगी, सेकंड ईयर में तो सारा पैसा यूज हो गया आपका, तो इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, इनकम आएगी नहीं। अब मुझसे पूछो कि फर्स्ट ईयर में आप कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे? मैं बोलूंगा 70 माइनस 7 63। अब मुझसे पूछो आगे के साल में कितना कैपिटलाइज करोगे? आई विल से 70 lakhs बिकॉज देयर विल बी नो इंटरेस्ट इनकम। ये कोई क्वेश्चन है? अभी मैं आपको MCQ चेक कराऊंगा, आप हंसने लग जाओगे, यार ये क्या पूछ रहा है। फिर आगे रीड करते हैं, लिखा भी हुआ है नो इनकम इज नाउ बीइंग अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर 5। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, 5वें साल में पहुंच गया अब ये। द कंपनी हैज कंप्लीटेड वन स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर्स विच इज ऑपरेशनल बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इज कैपेबल ऑफ इंटेंडेड यूज। मैंने क्लास में आपको बताया था सेसेशन इन पार्ट्स, कि अगर आपकी एसेट हिस्सों में बन रही है, पार्ट्स में, और कोई पार्ट पहले रेडी हो जाता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, तो उसके हिस्से का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे हम, बाकी कैपिटलाइज करेंगे। तो आप मुझे बताओ 100 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर का कितने परसेंट बनता है? 5%। तो 70 लाख का इंटरेस्ट है, इसका जो 5% पार्ट है 3.5 लाख रुपए, ये P&L में जाना शुरू हो जाएगा। जितनी एसेट आपकी कंप्लीट हो गई है उतना इंटरेस्ट आप P&L में भेज दो। और लिखा हुआ है कि ये ऑपरेशनल भी है और ये यूज भी हो रही है, तो इंडिपेंडेंट है। तो जो 100 किलोमीटर आपने पूरे किए हैं इसके हिस्से का ब्याज P&L में जाना शुरू हो जाएगा। क्या खास बात है? अच्छा, 70 में से अगर 3.5 आपने P&L में भेज दिए तो बाकी कितना बचा? 66.5। ये आपका कैपिटलाइज होता रहेगा। और ये कहानी कौन से साल की है? ये ईयर 5 की है। अब ये क्वेश्चन क्या बनाएगा? बताओ बताओ, ईयर 1 में कैपिटलाइज कितना करोगे? 70 माइनस 7 63 पहले साल में। अच्छा, दूसरे साल में पूरा 70 क्योंकि इनकम नहीं आएगी। फिर पूछेगा ईयर 5 में बताओ, तो ईयर 5 में 66.5। अलग अलग सालों में अलग अलग कैपिटलाइजेशन पूछेगा। 5 मिनट का काम है, आओ निपटाते हैं इसको। देखो क्या कहता है, फर्स्ट MCQ पढ़ो जरा इसका, हंसना मना है।
फॉर द ईयर 1, बताओ पहले साल में हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द प्रोजेक्ट। तो आपको पता है 63, कैसे आया, 70 माइनस 7 63। दूसरा क्वेश्चन, बताओ ईयर 2 में हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, पूरे का पूरा 70, क्यों, 70 माइनस 0, इनकम आनी बंद हो गई। तो पहले का ऑप्शन क्या है 3, इसका ऑप्शन क्या है 1। फिर हम आगे सी क्वेश्चन में, फॉर द ईयर 5 हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी एक्सपेंस्ड, बताओ पी एंड एल में कितना जाएगा। तो पी एंड एल में बताया तो था 100/2000, 5% काम पूरा हुआ है तो 5% बोरिंग कॉस्ट आप 3.5 लाख रुपए, ये रही प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो। इसका ऑप्शन है 3, 3 1 3, तीन ऑप्शन आ गए। अभी आंसर मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, फॉर द ईयर 5 हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये रहा 66.5, 70 माइनस 3.5, तो आंसर क्या हो गए 3 1 3 2, ये चार ऑप्शन हो गए आपके। 3 1 3 2, मैं आपको आंसर चेक करा देता हूं, 3 1 3 2, दो नंबर के एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन हो गए, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। फिर एक और केस है जी हमारे पास, ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का, और ऑपरेटिंग लीज का है। और ऑपरेटिंग लीज में एसएलएम लगाना है। मुझे क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ा लेने दो, एमसीक्यू है तो करा देता हूं, वैसे क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। अ डीलर इन मशीनरी, ओके, शक्ति इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीज्ड आउट one of its machine to Delta Tools Limited on 3-year operating lease, साफ साफ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग लीज, आपको कंडीशन चेक नहीं करनी, ऑपरेटिंग लीज कह दिया हमने, मान लिया। तो आप मुझे बताओ जो हमारा लेसर है ये कौन है, ये तो है सर शक्ति, और हमारा लेसी कौन है, लेसी है सर हमारा डेल्टा। 3 साल का एग्रीमेंट है और ऑपरेटिंग लीज है, बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। द मशीन was given on equal annual lease rental, कहता है जी इक्वल रेंट करना है आपने, इक्वल, तो हमें पता ही है कि ऑपरेटिंग लीज में तो होता ही एसएलएम है। अब 3 साल की लीज है तो 3 साल का एसएलएम निकालना है, इक्वल रेंटल आपने। द डीलर इंटेंडेड टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीन की कॉस्ट ले लेंगे और उसमें 20% उसका प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो इतना पैसा वो कमाना चाहता है। पर मैंने तो 3 साल की लीज ली है, मैंने 5 साल की लीज ली नहीं, क्योंकि मेरे को तो 5 साल का आउटपुट गिवन है। अगर आपकी मशीन 5 साल चलेगी तो मैं 5 साल का किराया तो नहीं दूंगा, मैं तो 3 साल का किराया दूंगा। अब वो किराया कैसे निकलेगा, 5 मिनट का काम है। पहले मुझे बताओ इन पांचों का टोटल कितना आ रहा है, इन पांचों का टोटल आ रहा है 3 लाख यूनिट्स, ये आपकी मशीन काम करेगी 5 साल में। अच्छा आपकी लीज कितने साल की है, 3 साल की, तो 3 साल में आप कितने यूनिट्स बना लोगे, आप बना लोगे 1.5 लाख यूनिट्स। अच्छा मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन की कॉस्ट है जी 3 लाख रुपए, तो करना क्या है, पहले कॉस्ट लेनी है 3 लाख रुपए, डीलर का प्रॉफिट जोड़ो 20%, 6 लाख रुपए, ये टोटल कितना हो गया 36 लाख रुपए, ये टोटल प्राइस हो गया। ठीक है, तो 36 लाख रुपए लेंगे, डिवाइड करेंगे 3 लाख से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख से, तो 1,80,000 हो गया। हमारा जो लेसर है वो लेसी को क्या बोलेगा, हमारी मशीन 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, आप 3 साल के लिए लीज पे ले रहे हो, आप 1.5 लाख यूनिट्स बना लोगे,
तो मुझे आप मेरा 50% दे दो। तो आपकी मशीन 360 की है, इसका आधा 180, 3 साल की लीज है, तो आपका रेंटल 60,000 रुपए SLM बेसिस पे आ जाएगा। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो, मशीन की रिकवरी आ गई, लीज पीरियड में जितने यूनिट्स हैं वो रिकवर कर लो आप अपने, डिवाइड बाय 3 कर दो, 60,000 रुपए महीना, 60,000 रुपए साल का चाहिए आपको। ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है क्लास के अंदर, एक क्वेश्चन क्लास में कराया था, एक होमवर्क में दिया था आपको, उसका MCQ बना दिया। ये रहा इसका ऑप्शन भी, 60,000 रुपए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी, 60,000 रुपए, 3 लाख रुपए हैं, इसमें 20% जोड़ दिया हमने, ये 360 बन गया, फिर इसको यूनिट्स में एलोकेट किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, आपका रेंटल आ गया। ये क्वेश्चन है बेटे, बताओ। फिर हम आगे चलते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव में आ गया मैं, MCQ खत्म हो गए, MCQ बस इतने ही थे, हाँ इतने ही थे, खत्म हो गया ये इसका पार्ट 2 शुरू हो गया बेटे, डिस्क्रिप्टिव। और मेरे पास है सबसे पहले AS2 का क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, मैंने सब वेरीफाई किया हुआ है। आप क्लास बुक में जाओ, और ये क्लास बुक का भी क्वेश्चन नंबर 3 है, AS2, मेरा क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस है नहीं है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन है। फिर मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है सर AS4 का, और AS4 में आपको पता है क्या बताना होता है आपने, सिर्फ 2 चीजें, कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। रूल आपको पता है, अगर कोई भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद अक्कर होता है लेकिन अप्रूवल से पहले, ये इसका ड्यूरेशन हो गया, बैलेंस शीट के बाद लेकिन अप्रूवल से पहले, तो उन इवेंट्स को हम एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में बांटते हैं। अगर बैलेंस शीट डेट को कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो वो एडजस्टिंग है, और अगर बैलेंस शीट डेट को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, नया इवेंट है, तो वो नॉन एडजस्टिंग है, और उसे हम डायरेक्टर रिपोर्ट में डाल देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन बुक्स में एडजस्ट नहीं होगा। अब इन्होंने आपको 4 केस बताए, जैसे इसमें पहला केस है, फायर एक्सीडेंट 10 अप्रैल को, मुझे आगे जाना ही नहीं, जैसे आपने फायर का केस पढ़ा कि बैलेंस शीट डेट के बाद 10 अप्रैल को आग लगी है, तो क्या 31 मार्च को आप बता सकते थे कि आग लगेगी और ऐसा ऐसा होगा? तो ये कौन सा इवेंट है? ये नॉन एडजस्टिंग है सर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, इसका डिस्क्लोजर आप नोट्स में दे सकते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी दे सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है? पहली बात तो ये अनइंश्योर्ड है, जो आग लगी उसका इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, 10 लाख का नुकसान हुआ है, 2 लाख का साल्वेज है, टोटल 8 लाख का नुकसान हो गया आपका। तो ये जो 8 लाख का नुकसान है डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख देंगे जी ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि अप्रूवल से पहले इवेंट तो आया है, लेकिन ना P&L में जाएगा ना बैलेंस शीट में जाएगा, नॉन एडजस्टिंग है ये, कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे। मैं आगे जी बी पॉइंट में, लीगल क्लेम्स पे, 18 अप्रैल को एक पार्टी ने केस कर दिया आपके ऊपर कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो और हमें लॉस हो गया, और इसमें 20 लाख का क्लेम है। वो सारी बात ठीक है, केस हुआ कब? 18 अप्रैल को, केस आपका हुआ ही 18 अप्रैल को है। अगर कोई पुराना केस चल रहा होता 31 मार्च से पहले और अप्रूवल से पहले पहले जज साहब फैसला कर देते, मैं एडजस्टिंग मान लेता, और ये तो केस ही नहीं है, 18 अप्रैल को हुआ है,
31 मार्च को केस है ही नहीं, नया इवेंट है, ये भी क्या है, नॉन एडजस्टिंग है। डेट से पता लग जाता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मैं फिर सी केस में आ गया, चेक्स इन हैंड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ये क्या केस है, मुझे देखने दो। जीनत इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू स्टॉकिस्ट ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में इनके डीलर बैठे हैं सर, जो इनसे माल खरीदते हैं और स्टॉक करते हैं, ठीक है। एज पार्ट ऑफ इट्स ईयर एंड अकाउंटिंग 31st March, the company proposes to recognize all checks bearing date 31st March or earlier received from stockist as checks in hand. इनके पास जितने भी चेक्स आते हैं, अगर उसके ऊपर डेट डली हुई है 31 मार्च या उससे पहले की डेट, नहीं समझे, मैंने किसी से पैसे लेने हैं और उसने मुझे चेक्स पकड़ा दिए, उस पर डेट डली हुई है 31 मार्च की या उससे पहले की। अब वो 31 मार्च की डेट डली हुई है, बैंक में तो अगले साल जाएगा और मेरे अकाउंट में भी अगले साल ही क्रेडिट होगा। मान लो आज 31 मार्च है और आज मुझे कोई चेक पकड़ा गया, उस पर 31 मार्च लिखा हुआ है, तो वो मेरा चेक इन हैंड है, पर मैं उसको जमा तो अगले साल ही कराऊंगा ना, पैसा तो अगले साल 1 या 2 तारीख को मेरे अकाउंट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन दे दी है कि सारे चेक्स को सेम डे क्लियर करो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, बैंक्स के ऊपर बर्डन ही इतना है, सेम डे क्लियरेंस पॉसिबल नहीं हो रही इंडिया में। तो हम ये मान लेते हैं एक जनरल भाषा में कि इंडिया में रहते हैं हम, यहाँ कानून कुछ नहीं होता, 31 मार्च की डेट डली हुई है, पैसे अगले साल अकाउंट में आएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास चेक पहुंच गया, आपके ऑफिस में कोई चेक पकड़ा गया, तो बैलेंस शीट डेट को कंडीशन तो एग्जिस्ट करती है ना, तो आप एंट्री पास कर सकते हो ना, चेक्स इन हैंड टू ट्रेड रिसीवेबल, आपके डेटर कम हो जाएंगे, चेक्स इन हैंड आ जाएंगे, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगर ये एडजस्ट करते हैं तो ठीक करते हैं, अगर डेट उस पर 31 मार्च डली हुई है तो बैलेंस शीट डेट को कंडीशन एग्जिस्ट करती है, आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर लेते हैं और इन चेक्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो कर देते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, बस उस पर डेट 31 मार्च की होनी चाहिए और चेक मेरे ऑफिस में आ जाना चाहिए 31 मार्च को, तो मैं मान लूंगा कि कंडीशन एग्जिस्ट करती है, आपने कर लिया, ठीक है। पर हुआ क्या भाई साहब, हुआ क्या, हाउएवर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज ऑफ चेक्स एग्जिस्ट। अब आ गया अपने रंग पे, ये 2 तरह के चेक्स बता रहा है। पहला चेक, चेक्स कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31st March which were physically in the company's possession as on that date। एक तो वो चेक है जो आपके पास आ गए हैं और आपके पोजेशन में है और 31 मार्च या उससे पहले की डेट डली हुई है, तो 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट करती है, आपको ट्रेड रिसीवेबल कम करने और कैश इक्विवेलेंट में दिखाना, दिखा लो, अलाउड है, एडजस्टिंग है ये, बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरह का चेक कौन सा है, एक और चेक है सर, एक और भी चेक है, चेक्स सेंट बाय स्टॉकिस्ट थ्रू कोरियर on or before 31st March but received by the company in April। हम बैठे हैं दिल्ली में, हमारा स्टॉकिस्ट बैठा है कलकत्ता में, उसने फोन कर दिया जी चेक मैंने कोरियर करा दिया है, पर चेक मुझे मिला है अप्रैल में, तो जब तक चेक मेरे पोजेशन में नहीं आएगा मैं कैसे बोल दूं कि बैलेंस शीट डेट को कंडीशन एग्जिस्ट करती है। यहां तो चेक मेरे पोजेशन में है, मैं मान सकता हूं, यहां तो चेक मेरे पोजेशन में है ही नहीं, चेक आपको मिलेगा अगले साल और वो इन कैश भी होगा अगले साल, ये नॉन एडजस्टिंग है, इतना सा केस है। तो अगर आप देखें तो ये भी नॉन एडजस्टिंग है, ये भी नॉन एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है, ये नॉन एडजस्टिंग है, तो 4 में से 3 नॉन एडजस्टिंग है आपके। मैं आपको आंसर चेक कराऊं,
मैं आपको इसका आंसर चेक कराता हूँ। ये रहा, ये फायर एक्सीडेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, ये आपका फायर एक्सीडेंट हो गया, ये लीगल सूट है, ये भी आपका नॉन एडजस्टिंग है। जिंदल सर, ये इतनी सारी एक्सप्लेनेशन पेपर में लिखनी पड़ती है क्या? ये बेटे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। पेपर में आपको इनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। पेपर में आप रूल समझाओ, सिचुएशन समझाओ, अपना आंसर लिख दो, दैट्स इट। आलतू फालतू की बात लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंट्स में और ऑडिट में आपका प्रेजेंटेशन ठीक होना चाहिए बस। लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मांगते ये। लेकिन अगर आपका पेपर कंपनी लॉ का है, इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, वहां पे लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी मैटर करती है। तो ये नॉन एडजस्टिंग हो गया, ये भी नॉन एडजस्टिंग है। फिर मैं सी में आ गया। सी में जो चेक्स कलेक्ट किए हैं इन्होंने, वो इनके पोजेशन में है। ट्रेड रिसीवेबल से कम कर दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा दिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो चेक बाद में आए हैं कोरियर के थ्रू, वो नॉन एडजस्टिंग है। इवन इफ checks are dated 31st March or earlier, they were received by the company after balance sheet date. Hence, the event of their receipt does not represent any condition existing on balance sheet date. So, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है आपका। इनको अगले साल ही देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है AS5 का, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन एस्टिमेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पीपीआई है, ऑर्डिनरी है। हमने सिमिलर क्वेश्चन क्लास बुक में किया हुआ है। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं AS5 का। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारी क्लास बुक का 25 है। ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 24 AS5 और ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 25 ये भी AS5। ये दोनों क्वेश्चन लगातार दे रखे हैं, वही उठा के इन्होंने आरटीपी में डाल दिए। क्लास बुक में पढ़े हुए हैं आपने। मैं क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया जी। ये वही है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वेरिएशन हो रहा है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था क्लास बुक में, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं तो सेम क्वेश्चन है AS7 का। चेंज इन प्राइस और चेंज इन एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये आपको आता है, मेरे को कुछ बताना ही नहीं। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। AS9 का क्वेश्चन है, मुझे 2 मिनट लगेंगे समझाने में। क्लास लिमिटेड is a well established real estate developer and builder engaged in residential and commercial projects. Best example DLF। क्या काम है? रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाती रहते हैं। लैंड खरीद ली, उस पर स्ट्रक्चर खड़ा किया और बेच दिया। तो रियल एस्टेट में क्या काम आते हैं? रियल एस्टेट में सर कंस्ट्रक्शन का काम आता है, प्रॉपर्टी के लेन देन का काम आता है, कोई सस्ती प्रॉपर्टी लेके महंगे में बेच दी, वो काम आते हैं सारे। In the financial year 2025, the company purchased a unit of land situated in a prime location for 225 crore, intending to develop a high-end residential complex. इन्होंने सर एक लैंड खरीदी
और ये खरीदी है 225 करोड़ में, और इनकी इंटेंशन है कि इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे और फ्लैट्स बना के बेचेंगे। तो करो, हमें क्या दिक्कत है, तुम्हारा काम ही है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सेल ऑफ गुड्स आ जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। AS9 की कंडीशन लगा देंगे, ओनरशिप ट्रांसफर कर दो, पोजेशन ट्रांसफर कर दो, सेल बुक कर लो, हमें क्या प्रॉब्लम है। विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ एक्विजिशन डेट, ड्यू टू अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन to reallocate resources to another project and take advantage of favorable market condition, company sold the land at a price of 360 crore, sold for 360 crores। इन्होंने एक लैंड खरीदी 225 करोड़ में, कह रहे थे इस पे हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और फ्लैट बेचेंगे, लेकिन इनको दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे की जरूरत पड़ी और वो प्रोजेक्ट भी अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस लैंड को प्रॉफिट में बेच दिया और वो पैसा वहां यूज कर लिया। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लैंड खरीदना, लैंड बेचना, बिल्डिंग्स बनाना, बना के बेचना, ये सब आपका रियल एस्टेट का पार्ट है। तो ये जो सेल ऑफ बिल्डिंग है, ये जो सेल ऑफ लैंड है, तो क्या सेल ऑफ लैंड को मैं सेल ऑफ पीपीई मान सकता हूं? आंसर इज नो, ये सेल ऑफ पीपीई नहीं है। ये जो 360 करोड़ में आपने लैंड बेची है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, इनका काम है ये। रियल एस्टेट कंपनी क्या करती है, सस्ती लैंड खरीदी महंगी बेच दी, सस्ती लैंड खरीदी उस पर फ्लैट्स बनाए वो बेच दिए, उस पर शॉपिंग मॉल बनाया वो। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बना के बेचेंगे, लैंड का भी व्यापार करते हैं, इनका काम ही प्रॉपर्टी का है, लेन देन का। तो अगर 225 करोड़ की लैंड खरीद के 360 करोड़ की बेच दी तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कर लो। जब ये अपना P&L बनाएंगे तो 225 करोड़ को अपना एक्सपेंस दिखाएंगे, परचेज ऑफ लैंड, और 360 करोड़ को अपना सेल दिखाएंगे, डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर टैक्स दे देंगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज का बनता है, इनका काम ही है। अब इसके उल्टा मेरे ऊपर लगाओ, मेरा काम है क्लासेस देना, मैं प्रॉपर्टी का काम नहीं करता, मेरी तो प्रवीण जिंदल क्लासेस है। मैंने कोई सस्ती लैंड खरीद के महंगे में बेच दी, मैं कैपिटल गेन के दायरे में आ जाऊंगा, मेरा काम नहीं है ये। तो जब मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉपर्टी को बेच के खरीद के बेचना, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो मेरे लिए सेल ऑफ पीपी है। लेकिन रियल एस्टेट कंपनी के लिए वो सेल ऑफ गुड्स है। तो आपको बताता दूं मैं कि बिजनेस की नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन बदल जाता है। अब आपसे पूछेगा क्या, एडवाइस क्लास लिमिटेड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इन द फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। करना क्या है, सेल ऑफ गुड्स मान लो बस आप, सेल ऑफ गुड्स है और ये रेवेन्यू में जाएगा 360 करोड़। एडवाइस क्या करना है, ये कोई सेल ऑफ लैंड, कोई ये कोई सेल ऑफ पीपी थोड़ा ना हो रहा आपका, आपका तो काम ही है खरीद लिया बेच लिया, खरीद लिया बेच लिया, एडवाइस करना है। अच्छा, तो अगर मैं इसका आंसर चेक कराऊं आपको, एक लाइन में आप समझ में आ जाएगी बात आपको। ये देखो, इन दिस केस क्लास लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, इनका काम है। द लैंड परचेज्ड एंड सोल्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेची इन्होंने। द सेल ऑफ लैंड at 360 crore is a transaction arising from ordinary activity of the company. So therefore the revenue is recognized when the sale is completed and collection is. Hence 360 crores realized from the sale of land shall be recognized as revenue in the year in which sale completed। खत्म हो गई बात। जो बात आपको बोल रहा हूँ वही लिखी हुई है इसके अंदर। इनका तो काम है जी, इन्होंने तो स्टॉक बेचा है, अपनी कोई एसेट थोड़ा ना बेची। मैं फिर आगे चलता हूँ। मैं बेटे क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया। ये मुझे नहीं कराना, क्यों, ये क्लास बुक का क्वेश्चन है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटे, AS10 का। कट कॉपी पेस्ट डिट्टो आपको नजर मारने की जरूरत नहीं, आपने क्लास में किया हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया।
ये क्वेश्चन है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का, गवर्नमेंट ग्रांट्स का। आपको पढ़ने में लगेगा कि को इतना लेंथी क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं, इतना सा आंसर है। ये देखो इसका आंसर, आंसर इतना सही है। कहानी जितनी मर्जी सुना ले, आंसर इतना सही है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखते हैं आप, क्या कहता है जी क्वेश्चन। मेडिवेल हॉस्पिटल्स लिमिटेड, a reputed healthcare company operating a chain of multi-specialty hospitals across India। कोई कंपनी है सर, हेल्थ केयर कंपनी है, हर जगह इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं। Had acquired 40 units of Doppler scan machines from American company at a cost of 165,100 per unit at the beginning of financial year 22-23। 1/4/2022 को इन्होंने पर यूनिट 165,100 USD इंटू 40 मशीन्स। पहली बात डेट को ध्यान रखो, 1/4/22 इन द बिगिनिंग ऑफ 22-23, ठीक है जी। कितनी मशीनें खरीदी है? 40, ये यूनिट हो गए। और एक मशीन कितने में खरीदी है? 165,100 में, और ये USD है। और सारे बच्चों को पता है कि मशीन खरीदना नॉन मॉनिटरी आइटम है। एक बार एक्विजिशन रेट पे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद बैलेंस शीट डेट को फ्लक्चुएट नहीं करता है। AS 11 भी पढ़ा हुआ है आपने। नॉन मॉनिटरी आइटम्स को हम ट्रांसलेट नहीं करते कभी भी। तो मशीन जितने में खरीदी है आपने, उस दिन के रेट पे मल्टीप्लाई कर लो, मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। और क्वेश्चन क्या भी रहा आपको कि उस दिन एक्सचेंज रेट 50 रुपए का था, तो अगर हम उससे पूछें कि कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा परचेज प्राइस 165,100 इंटू 50 इंटू 40। 50 रुपए का तो रेट हो गया, और 40 मशीनें हो गई, तो ये हो गया 33,0। इतनी बड़ी फिगर है सर, अब एक टीचर आदमी तो घबराएगा ही ना देख के। 33 करोड़ रुपए सर, मशीनें इनको मिली है 33 करोड़ रुपए में। चलो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है सर, द एक्विजिशन वाज पार्टली फाइनेंस्ड थ्रू अ गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंटिंग टू 5 करोड़ है। मशीन आपकी है डेप्रिशिएबल एसेट, तो ग्रांट बन गई, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। तो जो भी ग्रांट आती है उसे हम कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं। तो मैं सोच रहा था 33 करोड़ की मशीन है, नहीं 5 करोड़ तो लेस कर लूंगा मैं, नेट 28 करोड़ ही पड़ेगा। और अगर ग्रांट फ्यूचर में रिफंड हुई तो ऐड बैक कर दूंगा मैं। तो 5 करोड़ की ग्रांट है, मैं देख लूंगा आगे। विच वाज सैंक्शनड स्पेसिफिकली फॉर द परचेज ऑफ दीज मशीन्स अंडर अ हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन स्कीम। सरकार ने 5 करोड़ की ग्रांट दे दी, बहुत बढ़िया किया जी, हम लेस कर लेंगे। The grant was sanctioned with a specific condition that in the event of a change in management or ownership control of the company, the grant must be refunded to the government। सरकार ने कंडीशन लगा दी कि ग्रांट तो ले लो 5 करोड़ की, एक कंडीशन है कि तुम्हारी जो हेल्थ केयर कंपनी है ना, इसकी मैनेजमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए ना ओनरशिप। अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर किसी और को बेच के आपने निकलने की कोशिश करी कि आज मैं मालिक हूं कल वो मालिक है, शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। आप किसी नई कंपनी को अपनी ओनरशिप नहीं दे सकते। हमने ग्रांट दिया आपको, मैनेजमेंट आपकी, कंपनी आपकी, आप बने रहो। अगर आपने कंपनी बेचने की कोशिश करी, पैसे वापस कर देना, ये सरकार की कंडीशन है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। इन अप्रैल 25, 22-23 निकल गया, 23-24 निकल गया, 24-25 निकल गया, कितने साल निकल गए? 3 साल। 3 साल ठीक ठाक निकल गए।
तो डेप्रिसिएशन 3 साल का लग जाएगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, सारे बच्चों को पता है। मशीन की कॉस्ट निकालनी है, उसमें से ग्रांट माइनस करनी है, नेट कॉस्ट आ जाएगी, उस पर 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फिर हम चौथे साल में आएंगे, ये कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे, ग्रांट रिफंड हो गई, एड बैक करके क्वेश्चन खत्म कर देंगे। यही है बस, मुझे पढ़ने दो। 51% of the company's shareholding was acquired by an overseas investor, thereby resulting change in management. Consequently, company became liable to refund the entire grant. ये 3 साल बाद अपने शेयर बेच के निकल गए किसी फॉरेन इन्वेस्टर को, और उसने मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया। ग्रांट वापस करो, तो पहले 5 करोड़ माइनस हुए थे, 5 करोड़ ऐड बैक करने पड़ेंगे आपको। कौन से साल में? चौथे साल में। तो 3 साल तक तो ठीक ठाक चला, 4th ईयर में रिफंड आ गया। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, क्या कहते हैं। दी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ईच मशीन इज 5 ईयर्स। तो कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कर देंगे, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अगर 5 साल की लाइफ है तो ऑन एन एवरेज 20% डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल में। भाई 1/5 का मतलब 20% ही तो हुआ, वही रेट इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि एसएलएम बेसिस पे 20% डेप्रिसिएशन है। तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 करोगे तब भी ठीक है, 20 60% डेप्रिशिएट कर दोगे तब भी ठीक है, एक ही बात है। 3/5 भी 60% ही बनता है, 20 प्लस 20 प्लस 20 करोगे तब भी 60 बनता है, डेप्रिसिएशन 60% ही माइनस होगा। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है, एडिशनली मेडिवल हॉस्पिटल लिमिटेड इनकर्ड दी फॉलोइंग डायरेक्टली कॉस्ट। कुछ और खर्चे भी हैं। एक तो बैंक चार्जेस हैं $4000 के, ये इंपोर्ट से रिलेटेड है एज अ होल, $4000। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस भी ऐड करने पड़ेंगे। $4000 ₹50 के हिसाब से 2 लाख रुपए और ऐड करो, ठीक है। और क्या है, एक आपका कोई फ्रेट लगा है सर, ₹7500 पर यूनिट का, ओके। लो जी, फ्रेट भी ऐड करो, सारे खर्चे वर्चे ऐड कर देते हैं। 40 यूनिट है तो 3 लाख रुपए ये हो गए। टोटल बताओ। 33.7 lakhs, ठीक है जी। माइनस करो ग्रांट, 5 करोड़ की ग्रांट है सर, 50,000, 5 लाख, हाँ जी ठीक है। नेट कॉस्ट बताओ कितनी आई, 28 करोड़ 7 लाख। डेप्रिसिएशन माइनस करो 60%, या 3/5 जो करना है कर लेना। 1 करोड़ 68 लाख 4,20,000। ये आ जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 25 को, 11,22 80,000। ऐड बैक करो ग्रांट को, ग्रांट रिफंड 5 करोड़ ऐड करो इसमें, डबल 80,000 प्लस 5 करोड़ 16, 22 80,000। ये आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट आ जाएगी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये देखो, ये चीज इन्होंने की है। ये पहले कॉस्ट है, फिर फ्रेट ऐड किया इन्होंने और चार्जेस ऐड किए, ये बन गया 33 करोड़ 7 लाख। फिर ग्रांट माइनस कर दी, फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया, फिर ऐड बैक कर दिया। इन्होंने लैक्स में बनाया है, हमने एब्सोल्यूट अमाउंट में बनाया, जैसे बनाना हो बना लेना। क्वेश्चन 5 मिनट का ही है। फिर हम आगे जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। लो जी सर, ये जो 11वां क्वेश्चन है ये सेल ऑफ राइट पे है। ये हमारी क्लास बुक का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 39 है सर।
बड़ी सिंपल सी बात है, 24,000 रुपए का आपको सेल ऑफ राइट मिला है, एक 40 की इन्वेस्टमेंट, एक 20 रह गई, तो 20,000 का आपका डिक्लाइन आ गया। इसके दो टुकड़े कर देंगे, जो डिक्लाइन है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और 4,000 रुपए P&L में चला जाएगा। सेल ऑफ राइट का क्वेश्चन है, हमारी क्लास बुक में डिट्टो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। आप चेक कर सकते हैं, मेरा बताया हुआ है कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ गया सर, कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वैसे ये क्वेश्चन AS2 पे होना चाहिए। AS2 में हमारे पास क्वेश्चन है और उसमें हम लिखते हैं कि वैसे तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आता क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है और इट टेक्स टाइम टू गेट रेडी फॉर द इंटेंडेड सेल, तो अगर आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है तो AS16 परमिट करता है आपको कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये हमारी क्लास बुक का बेटे मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप जाएंगे तो क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, AS2 में करवाया था मैंने, AS2 में कराया था, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 10 आप चेक कर लो। ये तो क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है, AS17। करना क्या है, सेल का टोटल मारना है, 10% का क्राइटेरिया चेक करना है, एसेट्स है इसका 10% का क्राइटेरिया चेक करना है, जहां पे 10% या उससे ज्यादा के रिजल्ट आएंगे वो रिपोर्टेबल है, बाकी अनरिपोर्टेबल है। एक वो 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल को आपने टेस्ट करना होता है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है बेटे, कुछ है ही नहीं। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया, रिलेटेड पार्टी का पढ़ना जरा क्या कहते हैं। मिस्टर राजीव KMP of the company received a check of 70,000 towards reimbursement of expenses incurred on stay in hotel, conference expenses, visiting some meeting on behalf of company. You are required to guide whether the above transaction is covered under AS18. No. कंपनी ने अपने KMP को होटल में रहने का खर्चा रिम्बर्स किया है, आने जाने का खर्चा जो कन्वेंस वगैरह होता है वो रिम्बर्स किया है। अब AS18 में क्या पड़ा था, पहली बात KMP है, रिलेटेड पार्टी है। अगर आप KMP को कोई रेमुनरेशन पे करते हैं जो उसकी सैलरी का पार्ट है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और KMP के जो रिलेटिव्स हैं वो भी रिलेटेड पार्टी होते हैं, ये पढ़ा था। पर ये तो रेमुनरेशन है ही नहीं। मेरा स्टाफ मेरे बिहाफ पे कहीं गया और उसने आके मेरे से खर्चे रिम्बर्स करा लिए। मान लो मैं उदय को कहीं भेजता हूँ ऊबर से, आने जाने में उसके 1,000 रुपए लग गए, उसने मेरे से ले लिए, तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, उसकी सैलरी में थोड़ा ना, उसने खर्च किए मेरे से वापस ले लिए, काम खत्म हो गया, वो कंपनी के खर्चों में डल गया। तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थोड़ा ना, ये तो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है। क्या ये डिस्क्लोजर में आएगा? आंसर इज नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, ये तो रिम्बर्समेंट है। उसको जो सैलरी पे करोगे वो आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है। ये क्वेश्चन है, बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, पेपर में थोड़ा ना आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सितंबर एग्जाम्स, अगर आप सितंबर 25 एग्जाम्स उसकी RTP चेक करते हैं, मतलब मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं जनवरी 26 की RTP, पिछली RTP, पिछले अटेम्प्ट की जो RTP है, ये उसमें अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट। अगर आपने सितंबर 25 की RTP की हुई है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि RTP MTP सारे करके जाओ, तो उसमें मैंने 1 घंटा 45 मिनट पे ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। अब जो क्वेश्चन पिछले RTP से उठ के रिपीट हो रहा है सर, उसको कराने का क्या सेंस बनता है, बताओ। पिछले RTP वीडियो में मेरा करवाया हुआ है, और पिछले RTP का वीडियो भी हमारे ऐप के ऊपर भी पड़ा हुआ है, हमारी उस पे LMS में भी पड़ा है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है, आप रेफर कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट पुराना क्वेश्चन दे दिया। लो जी, EPS क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 16 क्लास बुक में आओ।
AS20 में आओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 है। AS20 में मैंने एक अलग से हेडिंग बना रखी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन EPS। उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वही है कि आपको डिबेंचर रिडीम करने, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए आपने DRR बनाना है, DRR मैंडेटरी है। तो जो पैसा हम DRR में ट्रांसफर करेंगे तो वो EPS की कैलकुलेशन में माइनस होगा क्या? आंसर इज नो। मैंने साफ मना किया था। पहले हम क्या लिखते हैं, EBIT माइनस करते हैं इंटरेस्ट, ये आता है EBT, माइनस करते हैं टैक्स, ये आता है EAT, माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव के हिसाब से, ये आ जाता है EAE। बस दैट्स इट, यही रुक जाओ, आगे नहीं जाना। इसके आगे जाके 3 हिस्से बनते हैं, कुछ तो इक्विटी डिविडेंड में जाता है, कुछ रिजर्व्स में जाता है, कुछ रिटेन अर्निंग में आता है। ये कुछ भी नहीं लेना, रिजर्व मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी माइनस नहीं करना, इक्विटी डिविडेंड माइनस नहीं करना, रिटेन अर्निंग्स नहीं देखनी, अर्निंग देख रहे हैं हम कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आपने कमाया क्या, आगे कितने टुकड़े बने वो नहीं देखते हम। ये वही क्वेश्चन है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में डिस्कस किया हुआ है सर। मुझे आप आगे बढ़ने दो। क्वेश्चन नंबर 17 AS26 क्लास बुक में आओ। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है, वही स्विफ्ट कंपनी वाला क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है। 19वां क्वेश्चन AS28 इंपेयरमेंट का, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 11 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 में आओ, AS29 क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो। कुछ नया है ही नहीं, सब पढ़ा हुआ आपने। एक क्वेश्चन रह गया 18वां AS27 ज्वाइंट वेंचर पे, क्या पूछ रहे हैं, कहते बताना जी जरा, एक्सप्लेन द स्कोप एंड फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर एज पर AS27। आपको ये बताना है ज्वाइंट वेंचर कितने तरह का होता है। तो ज्वाइंट वेंचर कितने तरह का होता है वो सारी थ्योरी आपकी AS की कॉपी में लिखी हुई है, आपको पता है। ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज, कितने टाइप्स का होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, सब कराया हुआ आपको। ये RTP है बेटे आपकी। मुझे तो इस RTP में कुछ मिला नहीं बेटे, डिस्कशन के लिए चाहे इसमें 20 क्वेश्चन हो आपके, सब पुराने हैं और जो डाले वो आसान है। अब इसके बाद में आपको 2 वीडियोस और दूंगा MTPs के, स्टार्टिंग में बता दूंगा कि कुछ है कि नहीं है उनमें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।